गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद की जीवनी के बारे में जानेंगे, जो कि दो बैलों की कथा के लेखक हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस के लमही गांव में। ठीक है, इसको हम लोग को याद रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। उनका मूल नाम धनपत राय था। ठीक है, उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। यानी मूल कहने का मतलब हो गया उनका जो वास्तविक नाम था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। ठीक है, अभावों कहने का मतलब हो गया कमी में। जैसे अभी के बच्चों को देखा जाता है कि किसी चीज़ का कमी नहीं होता है, लेकिन उनका बचपन जो था वो हमेशा कमी में ही बीतता था। अगर एक पेंसिल का जरूरत पड़ा तो उसके लिए समय लग जाता था, लेकिन अभी के बच्चे को क्या है कि एक पेंसिल रहते हुए दूसरा पेंसिल मिल जाता है। और शिक्षा बीए तक ही हो पाई, और शिक्षा जो था मात्र बीए तक, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब उन्होंने क्या किया? शिक्षा विभाग यानी कि जो पढ़ाई से रिलेटेड विभाग है हमारा, उनमें जो है उन्होंने नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से जो है त्यागपत्र यानी कि रिजाइनेशन लेटर जो उनको देना पड़ा, और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए और अपने बस लेखन पे जो है वो ध्यान देने लगे कि बस हमको क्या करना है, तो बस कविताएं लिखना है, कहानियां लिखना है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, और 1936 ईस्वी में इनका जो है देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गया। ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि जन्म कब हुआ, कहाँ पे वो किस गांव में जन्म लिए, किस राज्य में लिए, किस जिले में लिए, ये सब भी याद रखना। साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि उनका मृत्यु कब हुआ था। तो अगर 1880 में उनका जन्म हुआ और 1936 में जो है उनका मृत्यु हुआ, तो इस हिसाब से वो कितने दिन तक जो है जीवित रहे, कितने सालों तक वो जीवित रहे? तो 1880 यानी 20 साल उधर हो गया, 36 इधर, 20 और 36 56 साल, यानी 56 ईयर्स जो है वो अपना सेवा जो है पूरे देशवासियों को दी। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। अब प्रेमचंद का जो कहानी है वो मानसरोवर के 8 भाग में जो है बटा हुआ है, जिसमें पहला है सेवा सदन, दूसरा है प्रेमाश्रम, तीसरा रंगभूमि, चौथा है कायाकल्प, पांचवा है निर्मला, छठा है गबन, सातवां है कर्मभूमि और आठवां है गोदान। उनके प्रमुख उपन्यास है। इनके बारे में आगे की क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। यानी प्रेमचंद का कहना था कि अगर समाज में किसी तरह का जो है परिवर्तन करना है, तो उसके लिए जो है साहित्य जो है सबसे अच्छा रास्ता है। इसके द्वारा हम अपने विचारों को जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। अब जो जिस जगह पे रह चुका है वो जानता है कि इस माहौल में रहने पर जो है मुझे क्या मिलने वाला है, या फिर किस तरह का लोगों के साथ जो है व्यवहार होगा, सब कुछ उसको पता है। तो इसीलिए जो है वो जिस गांव में रहे, जिस शहर में रहे, वहां के जो माहौल को देखा, जिया, उसकी अभिव्यक्ति जो है कथा साहित्य में मिलती है। यानी हर एक कहानी में वो अपने जीवन से जुड़े हर एक हिस्से को लिखा करते हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब किसान और जो मजदूर है, तो किसान क्या है, 4 महीना काम किया उसके बाद फिर बैठा रहता है, तो उसका भी जो है स्थिति क्या है, दयनीय है, बहुत ज़्यादा खराब है। मजदूर का भी स्थिति वैसा ही है। अगर कहीं भी जो है उसको काम मिल गया, लघु विनिर्माण का काम चल रहा है, मकान वगैरह बन रहा है, तो उसको जो है रेगुलर काम मिला, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर वो बैठा रहेगा। दलितों का शोषण, जो छोटे वर्ग के लोग थे, हरिजन वगैरह, उनका शोषण किया जाता था। समाज में स्त्री की दुर्दशा,
और समाज में स्त्रियों के साथ जो व्यवहार किया जाता था, कम पढ़ाया लिखाया जाता था, साथ ही साथ जो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था, मारपीट किया जाता था, हमेशा उनको जो है वो हिंसा की भावना से देखा जाता था। और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय। और स्वाधीनता आंदोलन यानी आज़ादी के लिए जो आंदोलन लड़ा जा रहा था गांधी जी के द्वारा, और भी हमारे जितना भी नेता लोग थे, जितना भी महापुरुष थे, सबके द्वारा लड़ा जा रहा था, तो उनकी रचनाओं के मूल विषय। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। ठीक है, प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है यानी कहानी का जो साहित्य है उसका संसार बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। और इनके कहानी में अगर देखा जाए तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी जो है उन्होंने समान भावना से जो है उनके बारे में लिखा है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। और बड़ी से बड़ी बात को भी सरल भाषा में यानी साधारण सा भाषा में और सीधे और संक्षेप यानी कि छोटे वाक्य में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। और उनकी भाषा जो है क्या है, सरल है, सजीव यानी कि शब्द पढ़ते ही पता चलेगा कि जो इसमें सजीवता आ गया। जैसे सजीव प्राणी होते हैं, जान होता है, उसी तरह से शब्दों में भी जान। और साथ ही साथ मुहावरेदार, तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया। लोगों के द्वारा जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग भी जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो ये तो था प्रेमचंद के जीवनी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि दो बैलों की कथा जो पढ़ने वाले हैं उसमें प्रेमचंद जो है क्या कुछ बताए हैं। तो दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया। यानी दो बैलों की कथा में जो है प्रेमचंद क्या बताना चाह रहे हैं, तो कृषक समाज यानी किसान समाज जो है, और साथ ही साथ पशुओं के भावात्मक यानी किसान और पशु के बीच में किस तरह से जो है वो संबंध है, किस तरह से लगाव है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। और इस कहानी के माध्यम से हमें वो भी बताना चाहते हैं जो हमें 200 साल तक जो ब्रिटिश शासन के अंदर रहना पड़ा, जिसके लिए हमें आज़ादी पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो उनका कहना यही है कि आज़ादी जो है वो सहज यानी आसानी में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, बार बार जो है प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। ठीक है, परोक्ष कहने का मतलब हो गया इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं कह सकते। ठीक है, डायरेक्ट को हम लोग समक्ष बोलते हैं और परोक्ष को इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली है। दो बैलों की कथा के माध्यम से हम लोग को जो है आज़ादी के आंदोलन के बारे में भी जो है बताया जा रहा है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रेमचंद ने पंचतंत्र जो है प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है, और हितोपदेश यानी किस तरह से जो है वो किसी के हित के लिए कोई कार्य किया जाता है, उस कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन कहने का मतलब हो गया जिसके पास बुद्धि ना हो। तो जानवरों में गधा जो है सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी कि किसी को भी जो है बात बात पे अगर कहना है, मतलब उसको मूर्ख साबित करना है, उसको बेवकूफ कहना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एकदम गधा है का, खोपड़ी नहीं दिया भगवान। तो गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी। अब गधा जो है सचमुच में बेवकूफ है, मूर्ख है, या फिर उसका जो सीधापन हम लोग देखते हैं क्योंकि उसको तो जैसे बोलते हैं वैसे चलता है, या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी। निरापद का मतलब सुरक्षित और सहिष्णुता का मतलब होता है सहन शक्ति। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये कैसे उसको पद मिला है, कैसे उसको गधा कहा जाता है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती, अब गाय जो है वो क्या करती है, सींग मारती है, ढूंसती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, अब गाय जो है क्या करती है, वो सींग मारती हैं। और ब्याई हुई गाय का मतलब हो गया, ब्याई का मतलब हुआ जो अभी
कुछ दिन पहले ही जो है अपने बछड़े को जन्म दी, यानी कि अभी वो एक बछड़े को जन्म दी है। उस बच्चे को बचाने के लिए जो है वो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है, यानी कि अचानक से। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे के प्रति जो है बहुत ज़्यादा सतर्क रहती है कि उसके बच्चे को जो है कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। अब कुत्ता भी क्या है, बहुत गरीब है, यानी कि बहुत सीधा साधा जानवर है, लेकिन जब उसको हम लोग छेड़ते हैं या फिर उसके बच्चे को जो अगर छेड़ा जाता है तो उसे क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना देखा। किसी से भी पूछ लो, कोई नहीं कहेगा कि अरे गधा को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। जितना चाहो गरीब को मारो। अब उस पर जब हम लोग सामान ढोते हैं तो उसको जितना मन करता है उतना मार देते हैं, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो। अब जो दे देगा बेचारा वो एकदम आराम से खा लेगा। उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी, और कभी नहीं बोलेगा कि हाँ मालिक आप हमको सूखा घास दिए हैं, हम ही नहीं खाएंगे। फुटानी नहीं करता, चुपचाप खा लेता है। असंतोष का छाया भी नहीं देखने मिलेगा, यानी असंतुष्टि जो उसके चेहरे पे पता भी नहीं चलेगा कि वो असंतुष्ट है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता, ठीक है, कुलेल का मतलब होता है क्रीड़ा, यानी थोड़ा बहुत बदमाशी करना। तो वैशाख के महीने में चाहे एक आध बार वो कुलेल कर लेता हो, क्रीड़ा कर लेता हो, खेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। लेकिन उसके चेहरे पे कभी भी जो एक खुशी का जो भावना होता है ना, वो कभी नहीं दिखता है। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है, ठीक है। एक विषाद का मतलब हो गया उदासी, तो उसके चेहरे पर एक उदासी जो अस्थायी रूप से, यानी कि परमानेंट जिसको हम लोग कहते हैं, उस रूप से जो छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अब इंसान का ये प्रवृत्ति है कि अगर सुख आएगा तो बहुत ज्यादा वो खुश रहेगा, बहुत ज्यादा जो है वो सामानों को खरीदना चाहेगा, लेकिन दुख आएगा तो भगवान को कोसने लगेगा, हमेशा जो है रोते रहेगा। तो उसका दोनों जो है सुख और दुख में जो है हाव भाव चेंज हो जाता है। लेकिन हानि लाभ उसमें भी उसका हाव भाव चेंज होता है। लेकिन कभी गधे को जो है इस दशा को बदलते नहीं देखा गया, वो हमेशा उदासे रहेगा, मुंह लटकेले रहेगा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। अब ऋषि और मुनि के अंदर, अब ऋषि और मुनि को यहाँ पे क्यों लाया गया, क्योंकि ऋषि और मुनि जो है वो बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं, और वो जो है तभी मुंह खोलते हैं जब उनको जरूरत होता है कहीं बोलने का। ये नहीं कि किसी इंसान का प्रवृत्ति ऐसा होता है कि कहीं भी गए तो अपना बड़ाई करना शुरू कर दिए, अपने बारे में चर्चा करना शुरू कर दिए। लेकिन ऋषि मुनि का वैसा नहीं होता है। उपदेश दे रहे हैं तो उनका उपदेश भी बहुत कीमती है, लोग सुनने के लिए जो है बहुत देर से जो है बैठे रहते हैं। तो इसलिए जो है गधा के भी तुलना जो है ऋषि मुनि से किया गया है, क्योंकि जितना भी गुण जो है ऋषि मुनि के अंदर पाया जाता है वो सारा गुण जो है इसके अंदर भी पहुंच चुका है। और पराकाष्ठा का मतलब होता है अंतिम सीमा, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। लेकिन फिर भी गधा को जो है लोग क्या कहता है, एकदम मूर्ख, भकलोल है एकदम। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अब सोच के देखो कि इतना सद्गुण उसके अंदर, इतना अच्छा अच्छा गुण है गधा के अंदर, कि ना कभी जो है किसी से लड़ाई करता है, ना झगड़ा करता है। तुम जैसा खाने के लिए दे देगा वैसा खा करके जो संतुष्ट रहता है। कभी नहीं बोलता कि मालिक आज हम सूखल घास नहीं खाएंगे, हरा हरा घास खाएंगे। लेकिन फिर भी लोग उसको आदर नहीं करता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं, और सही कहा गया कि सीधा रह करके जो है अगर हम चाहते हैं कि संसार में अपना जीवन यापन कर लें तो ये मुश्किल है। इसलिए सारा गुण हम लोग को अपने अंदर रखना चाहिए। जरूरत पड़े तो सीधा भी बनना है, और जरूरत पड़े तो टेढ़ा भी बनना है। क्योंकि कहावत है ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे है। और कृष्ण भी कहते हैं कि ये अब द्वापर युग नहीं रह गया, अब ये कलयुग आ गया है। इसलिए कलयुग के अनुसार हम लोग को काम करना पड़ेगा। जब सीधा से काम नहीं बनता है तो हम लोग को टेढ़ा रास्ता भी चुनना पड़ेगा। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब जो भारतवासी हैं उनका जो है अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रहा है। दुर्दशा मतलब बुरा हालत। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। अब क्यों लोग जो है भारतवासियों को अमेरिका में घुसने नहीं दे रहे हैं।
बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ समय का मतलब हो गया जब बुरा समय आएगा तो उसके लिए 4 पैसे जो है बचा कर रखते हैं। तो 4 पैसे जो है कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, यानी बुरे समय के लिए। जी तोड़ काम करते हैं, यानी कि जितना उनसे हो सकता है उतना अपना भरपूर देने का कोशिश करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। अब 4 बातें सुनकर के क्या कर रहे हैं, गम खा जाते हैं, यानी कि फिर भी जो है वो बदनाम है। अब कोई कुछ बोल रहा है तो उसका उलट करके जवाब भी नहीं देते, चुपचाप रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो क्या है, बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। ठीक है, लोगों का कहना है कि वो जीवन का जो आदर्श है, जो आइडियल है, उसको नीचा करते जा रहे हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं, ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि जो तुमको जिस भाषा में जवाब दे रहा है उस भाषा में तुम उसको भी जवाब दो। मुंह तोड़ जवाब देना। तो शायद सभ्य कहलाने लगते, यानी लोग उसको फिर क्या करने लगते, सभ्य कहने लगते कि हाँ ये भी एक अच्छा पुरुष है। जापान की मिसाल सामने है। अब जापान जो सूर्योदय सबसे पहले होता है वहां पे, एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया। अब जब वो एक ही बार जो है युद्ध किया और उसी में जब वो विजय पा लिया तो उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया, यानी उसकी भी गणना जो है वो सभी जातियों में की जाने लगी। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। ठीक है, अब गधे का भी एक और छोटा भाई है जो उससे कम ही गधा है, छोटा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कम गधा है, और वह है बैल। कभी कभी हम लोग जो है वो बैल का भी प्रयोग करते हैं। गधा है, बैल है, उल्लू का पट्ठा है, ये सब हम लोग जो है वो किसी को भी मूर्ख साबित करने के लिए कहते हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। तो जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ, यानी कि बछिया मतलब हो गया बछड़ा, और ताऊ का मतलब उसका चाचा। ठीक है, तो बछड़े का चाचा कौन हो गया, बैल हो गया, तो उसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि मूर्ख कौन है तो बैल है, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। ठीक है, जब उसको गुस्सा आएगा तो मारेगा। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल यानी जो एक ही जगह पे अड़ जाएगा, कितनो डंटा मारो तो आगे बढ़बेन करेगा, ना जीवो तो ना जीवो। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, और भी कई ऐसा उसका बिहेवियर देखने के लिए मिलता है जिससे वो अपना असंतोष प्रकट करता है कि हाँ मेरे साथ गलत किया जा रहा है, हम नहीं जाएंगे। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, इसीलिए जो है वो गधे से उसका स्थान नीचे रखा गया है, क्योंकि गधा जो है वो तुम्हारे साथ मारपीट झगड़ा वगैरह नहीं करेगा, लेकिन बैल के साथ अगर तुम जो है ज्यादा उंगली कर दो तो फिर वो भी अपना उंगली दिखा देगा। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। तो दोनों पछाई जाति के थे, यानी पालतू पशुओं का एक नस्ल है। पछाई का मतलब देखने में सुंदर, काम में चौकस। ठीक है, देखने में जो है दोनों बैल सुंदर थे और काम में चौकस। चौकस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा फुर्ती वाले। ठीक है, यानी मेहनती थे, मतलब फुर्ती उनके अंदर ज्यादा था। और डील में ऊंचे, यानी कि जो लंबाई में जो थे, ऊंचाई में वो काफी ज्यादा ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। ठीक है, हीरा और मोती जो थे वो दोनों साथ में रहा करते थे, तो इसलिए उन दोनों के बीच भाईचारा हो गया था। और भाईचारा क्या होता है, आपस में प्रेम। ठीक है, तो दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। अब दोनों जो है आमने सामने हमेशा बैठे रहते थे, आसपास बैठे रहते थे, तो एक दूसरे से बात करना है। तो कैसे बात करेंगे, तो मुख्य भाषा में, यानी उनमें जो भाषा बात करने की होती है उसी भाषा में जो है वो अपने विचार विनिमय, यानी कि अपना जो बातचीत होता था उसको आदान प्रदान किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अब हीरा जो है मोती के मन की बात समझ जाता था, मोती जो है हीरा की मन की बात समझ जाता था, और ये इंसान कभी कह भी नहीं सकता है कि वो कैसे समझता था। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है, और उनमें क्या था कि कोई ऐसा गुप्त शक्ति था, छुपी हुई शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला
ठीक है, सब जीवों में अगर जो है सबसे महान अगर बात किया जाए तो वो इंसान है, मनुष्य है, लेकिन वो भी जो है इस चीज से वंचित है, वो भी इससे छूट गया है। उसको भी पता नहीं है कि अगले के मन में क्या चल रहा है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, ठीक है। वो जानवर है तो इसलिए वो क्या करता था कि एक दूसरे को चाट करके और सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करता था। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे। अब सिंग मिला रहा है तो लड़ाई के नाते नहीं, ठीक है, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, ठीक है। अब जैसे दोस्त लोग हैं तो दोस्तों में जब बहुत ज्यादा मित्रता हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, धौल धप्पा होने का मतलब हो गया कि आपस में जो है वो गले मिलना, प्रेम करना, थोड़ा बहुत गाली गलौज करना। क्योंकि दोस्ती ऐसा चीज है कि जिसमें जब तक दो चार गाली नहीं देंगे ना तब तक जो है वो दोस्ती का सही अर्थ ही नहीं निकलता। तो धौल धप्पा होना यानी कि वही चीज। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। अब अगर कोई दोस्त तुमको आकर के जो है चार को गाली नहीं दे के गया ना तो बोलेगा यार ये दोस्त नहीं, ये खाली मतलब वाला दोस्ती रखा है। तो उसमें जो है थोड़ा सा फुसफुसाहट सा रह जाता है कि ये सच्चा दोस्त नहीं है। क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो तुमको हमेशा हर जगह पे बेइज्जत करेगा, तुम्हारा इज्जत उतारने पे रहेगा। कुछ हल्की सी रहती है अगर ये सब नहीं होता तो, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अब क्या होता कि जब झूरी जो है इन लोगों को खेतों में ले जाता, बैल या हल या गाड़ी में जो है लगाया जाता तो गर्दन हिला हिलाकर चलते। और हीरा और मोती दोनों में से जो है हर एक का चेष्टा यही रहता था, ठीक है, यानी हर एक का चाह जो है यही रहता था कि ज्यादा से ज्यादा बोझ जो है मेरी ही गर्दन पर रहे, यानी मेरे दोस्त को जो है कम कष्ट हो, मुझे ज्यादा कष्ट हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, ठीक है। अब दिन भर उनसे काम लिया गया, शाम को या दोपहर को जब उनको खोला गया तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, ठीक है। अब नांद जहां पे उन लोगों को खली भूसा जो है खाने के लिए दिया जाता था तो जब वहां पे पड़ जाता तो दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे, यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। खाना भी एक ही साथ है, उठना भी एक ही साथ है, सारा काम जो है वो एक ही साथ करना है। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी भले उसका पेट भरा हो चाहे नहीं भरा हो, लेकिन अगर एक हटा लिया तो दूसरा भी हटा लेगा, बोलेगा चल तो पेट भर गया ना, अब हम ना खाए, बच्चों हटा। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, ठीक है। अब संयोग की बात क्या हुआ कि झूरी जो है एक बार गोई को, यानी गाय की जो जोड़ी है, ठीक है, यानी हीरा और मोती दोनों को कहां भेज दिया, अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। अब बैल को थोड़ी ना पता है कि तुमको क्यों भेजा जा रहा है। अब तुमको हम बोल दिए अनमोल तुमको जाना है अपना ससुराल, तो तुमको थोड़ी ना पता है कि क्यों भेज रहे हैं सो, लेकिन वहां जाने के बाद तुमको पता चलेगा कि काहे भेजा जा रहा है। तो ये समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया, ठीक है। अब दोनों बैल को ये लगा कि जरूर हमको मालिक बेच दिया है, इसीलिए मेरा मतलब अपना ससुराल जो हमको भेज दे रहा है। अपना यो बेचा जाना, ठीक है, अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, ठीक है। अब इनको जो है पता नहीं था कि बेचा गया कि क्या किया गया है, लेकिन फिर भी जो है वो इस तरह से बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा ये नहीं पता है, लेकिन कौन जाने, पर झूरी के साले, ठीक है। अब झूरी के जो साला था उसका नाम था गया। अब उसको जो है घर तक गोई यानी कि उन दोनों बैलों की जोड़ी को जो है ले जाने में दांतों पसीना आ गया, यानी कि एकदम परेशान हो गया, ठीक है। दांतों पसीना आना नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होना। अब कैसे वो परेशान हुआ, पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, ठीक है। अब अगर पीछे से हाँक रहा है, अब कैसे हाँका जाता, बैल को होते तो दाएं बाएं भाग जाते थे,
पगहिया पकड़कर आगे से खींचता। पगहिया का मतलब होता है जो बैल आदि के गले में जो रस्सी बांधा जाता है उसको कहते हैं हम लोग पगहिया। तो पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। अब आगे से खींचता तो देखा होगा कि किस तरह से उन लोग खींचता है। सो आगे से खींच रहे तो पीछे से जोर लगाएगा पूरा, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। मारता तो दोनों सिंगे नीचे करके हुंकारते। अब जैसा कि बैल को हम लोग देखे हैं कि जब उसको मारने के लिए जाते हैं या फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो दोनों सिंग एकदम नीचे कर लेकर हुंकारेगा, पूरा करेगा। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, ठीक है, अगर उसको बोलने का ताकत दिया होता तो झूरी से पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। यानी अपने मालिक झूरी से वो पूछता कि तुम हम गरीबों को यानी हमें क्यों यहां से भेज रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अब उन लोग जो है सेवा करने में कोई कमी तो नहीं रखा था, जैसे बोलता था वैसे काम करता था। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। अब ये दोनों का कहना है, हीरा और मोती का, कि अगर जो है हमसे कम मेहनत हो रहा था तो थोड़ा और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। अब जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारे प्यार में हमको मर जाना कबूल था, लेकिन तुम हमको बेवफा का नाम नहीं देती। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि तुम अपने काम में जो है हमको जान से मार भी देता ना तो भी हम जो है कभी इनकार नहीं करते। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, ठीक है। अब झूरी से जो कभी इन लोग ना दाना चारा किसी तरह का शिकायत नहीं किया। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। जालिम कहने का मतलब निर्दयी, जिसके अंदर किसी तरह का दया ना हो, उसके पास क्यों बेच दिया। ऐसा हीरा और मोती को लग रहा है, इसलिए उन लोग जो अपना भावना को जो बता रहा है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। अब किसी तरह से तो ले गया, क्योंकि आदमी है ना, आदमी तो हार मानता नहीं है, किसी तरह से मार पीट घसीट उसीट के लेते गया। दिन भर के भूखे थे, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक उसको लेने में लग गया। अगर सही से चल जाता तो दोपहर तक पहुंच जाता। तो दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। अब जब उसको खाना मिला नांद में तो कोई भी जो है मुंह नहीं लगाया। दिल भारी हो रहा था, ठीक है, दोनों जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, भावुक हो रहे थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, ठीक है। अब जैसे लड़की लोग हैं, सब सोचती है ना कि माँ बाप के घर जो है हमार घर है, लेकिन जब उसको विदा किया जाता है तब उसको एहसास होता है, अरे हमार घर नहीं था, ये सब हमको पाल पोस के खाली बड़ा कर रहा था, किस लिए, तो ससुराल भेजने के लिए। तो यहाँ पे भी उन लोग को लगा कि जो घर हमारा था, जिसे हमने आज तक अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। जैसे नई नवेली दुल्हन को जो लगता है घर में, नया घर मिलता है, नया गांव मिलता है, नए आदमी मिलते हैं, नए परिवार के सदस्य मिलते हैं, और तो और जो जिससे शादी होता है वो भी उसके लिए नया है, उससे भी मिलने में उसको जो है साल 2 साल लग जाता है। तो दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में सलाह की, ठीक है। अब दोनों जो है अपना जो मौन भाषा था उसके द्वारा उन लोगों दोनों जो है सलाह किया। एक दूसरे को कनखियों से देखा, ठीक है, कनखी यानी कि तिरछी नजर से देखा और लेट गए। अब कैसे कैसे इन लोग भागने का जो है प्लान बना रहा है, लेट गया। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। अब जब सब लोग सो गया, रात हो गया, तब उन दोनों ने क्या किया, जो पगहा था जिसको इससे बांधा गया था उसको तोड़ डाला और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, ठीक है। अब रस्सी जो था वहां पे उसको बहुत मजबूती के साथ बांधा गया था, तो अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। और कहते हैं ना कि जब जो है जिद पे अड़ जाए तो पत्थर तक को भी जो है वो आदमी तोड़ सकता है, उसको भी जो है डगमगा सकता है। जैसे कि अगर देखा जाए दशरथ मांझी को एक छेनी और हथौड़े के बल पर जो है वो पूरा पहाड़ काट दिया था। तो आदमी के अंदर जुनून होना चाहिए किसी काम को करने का, तो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही चीज हुआ कि उन लोग को जो है अपना घर जाना था, और जब घर जाना था तो जो है वो कितना भी मजबूत रस्सी का नहीं बांध दो वो तोड़ देगा। तो
अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, दुगनी, डबल। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जो कभी नहीं टूटता सो झटके में टूट गया। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब वो आश्चर्यचकित हो गया कि कल इन लोगों को भेजे हैं, सुबह आकर के यहाँ पे खड़ा है। अब दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, ठीक है। जो रस्सी बंधा हुआ था उसका टुकड़ा जो गले में बांधा हुआ था वो लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, ठीक है। अब दोनों के जो पांव है वो क्या है, घुटने तक जो है वो कीचड़ से भरे, क्योंकि इन लोग रात के समय आया था तो खेतों से होते हुए जो इन लोग आ रहा था, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। तो दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, यानी कि विद्रोह यानी कि इनसे झगड़ा तो नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर प्रेम जो है झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, वो भी खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब जो है जैसे ही दौड़ करके वो गया उसको गले लगाने के लिए, तो बैल भी जो है इसको चाटने चूटने लगा और ये भी उसको चूमने लगा। तो ये दृश्य जो बड़ा ही मनोहर था, देखने लायक था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी कि इस तरह का घटना जो है पहले भी हो चुका था, लेकिन इस घटना को देखने के बाद वो पुराने घटने को सब भूल गया और इसको देखने में उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। बाल सभा ने निश्चय किया, ठीक है। अब बाल सभा यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यानी कि दोनों को क्या देना चाहिए, वीर का जो अभिनंदन पत्र होता है यानी बधाई पत्र, वो देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया। अब बधाई पत्र कैसे देगा, उसको कोई कागज वगैरह में सर्टिफिकेट थोड़ी दे देगा। अब उसको बधाई देने के लिए कोई क्या किया, घर से रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया, यही सब खिला करके उसको अभिनंदन पत्र यानी कि बधाई पत्र दिया जा रहा है। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, ठीक है। अब दूसरा जो उसका साथ देते हुए कहता है कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, आश्चर्य की बात। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। यानी ये दोनों क्या है, हीरा और मोती जो है बैल नहीं है, पिछले जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। अभी इसका जो पलट करके जवाब देने का किसी के अंदर साहस नहीं हुआ कि अब इसका कोई तोड़ निकले। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब झूरी की जो पत्नी थी वो जब बैलों को द्वार पे देखती है तो उसका तो तन बदन जो है आग से एकदम जलने लगा कि इन लोग को भेजे थे हम और इन लोग फिर जो है वापस आ गया। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया भाग खड़े हुए। अब नमक हराम किसको बोलते हैं, कामचोर होता है, साथ में जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे नमक हराम। तो कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। अब झूरी जो है अपने बैलों से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए उनके बारे में जो इस तरह का जो बदनामी सुन रहा था तो वो सुन ना सका और डायरेक्टली बोलता है नमक हराम क्यों है, चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। अब डायरेक्टली जो है उसको गुस्सा आ गया उसकी पत्नी को, और पता है जब पत्नी को गुस्सा आता है तो पति बेचारा भीगी बिल्ली बन जाता है, तो इसलिए डायरेक्टली बोलती है, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी सब तो क्या करते हैं, पानी पिला पिला कर रखते होंगे। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अब झूरी भी जो है कम नहीं है, वो भी चिढ़ा करके बोलता है चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए, ठीक है। अब स्त्री जो चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। अब इसका कहना यह है कि तुम्हारे बैल जो है इसलिए भाग गए क्योंकि तुम्हारा जैसा जो है वो लोग बैल को सहलाते नहीं है, उसको जो इस तरह से चुंबन वगैरह नहीं करते, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी, यानी कि अगर उसको जो है खिला पिला रहे हैं तो रगड़ करके भी जोतते हैं, यानी कि उससे भरपूर काम लेते हैं।
ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब दोनों जो है क्या है, कामचोर है, इसलिए क्या किए, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। अब उसका पत्नी का जो है ये ठान ली कि अब देखते हैं इसको खली और चोकर कौन देता है। अब सूखा भूसा के अलावा इसको कुछ नहीं दूंगी, खाएगा चाहे मरेगा, अपना समझ ले लो। अब जो पत्नी बोल दी वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब ठीक है, मजदूर का मतलब जो मजदूर था वहां पे, जो बैलों को जो है वो भूसा वगैरह देने का काम किया करता था, तो उसको भी जो है उसकी पत्नी आदेश दे दी कि अगर बैलों को खाली सूखा भूसा के अलावा कुछ दिया तो तुम्हारा खैर नहीं। और वही दिया गया। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, क्योंकि जिसको चटपटा खाने का आदत लग गया है उसको अचानक से बोलेंगे कि जो है माड़ भात खा, तो उसको थोड़ा थोड़ा तो फीका लगेगा ना। तो इसी तरह से इन लोगों को भी फीका फीका लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब उम्मीद भरी आंख से जो है दरवाजे की ओर ताकने लगे कि कोई आएगा और हमें जैसा खाना पहले मिलता था वैसा खाना दिया जाएगा। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। अब जो है मालिक है झूरी, तो उसको थोड़ा सा गाली देकर के बोल रहा है कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। ठीक है, अब मजदूर कह रहा है मजदूर कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। ठीक है, अब नौकर डायरेक्टली बोल रहा है, नहीं 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 दादा नहीं। क्यों? क्योंकि जो है अगर हम डाल दिए, पता चला कि जो है आपकी पत्नी आपको डांटना शुरू की, तो आप अपना बचाव के चक्कर में जो है उल्टा सारा जो काम है, जो बदनामी है, सब मेरे ऊपर डाल दीजिएगा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला, फिर आया और फिर ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब उसको गाड़ी में लगा दिया, बैलगाड़ी में। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। अब मोती जो है वो पहले से सनकी थोड़ा सा है, उसको गुस्सा जो है बहुत जल्दी आ जाता है, शिवम के जैसा। तो यहां पे जो है वो गाड़ी को जो है खाई में गिराना चाहा, पर हीरा जो है उसको संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था, उसके अंदर सहने का जो ताकत था वो ज्यादा था। और अक्सर कहा भी गया है कि जो आदमी जितना सहता है उतना तरक्की करता है, इसलिए आदमी को सहनशील होना चाहिए, क्योंकि गुस्से में आदमी का नुकसान होता है और जो सहता है वो अपना फायदा देखता है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल ही शरारत का मजा चखाया। अब संध्या समय जो है घर पहुंचकर क्या किया वो, तो दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। अब कल जो इन लोगों ने बदमाशी किया था उसका मजा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया। गया के पास जो है 2 बैल और भी थे, और उन दोनों बैलों को वो क्या किया, खली भी दिया, चूनी भी दिया, जितना कुछ खाने के लिए होता सब कुछ दिया। लेकिन झूरी का जो 2 बैल था, हीरा और मोती, उन लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ सूखा भूसा दिया, क्योंकि उन लोग दोनों जो है कल शरारत किया था। अब उस शरारत का सजा तो मिलना चाहिए। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था, तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। अब झूरी जो दोनों बैलों का मालिक था वो कभी भी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार का मतलब होता है पुकारना। तो जब झूरी जो है पुकारता था हीरा और मोती कह करके, तो दोनों जो है तुरंत उसके पास चले जाते थे। और यहां पे इन लोगों के क्या मिला, मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा। अब जो आहत और सम्मान, जो इन लोगों को आदर और सम्मान मिलना चाहिए, उसका तो कमी था ही, लेकिन खाने के लिए भी क्या मिला, सूखा भूसा। नान की तरफ आंखें तक ना उठाई। अब नान की तरफ जो आंख क्यों उठाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, सूखा भूसा है, खाना तो है नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। अब कोई थेथर बच्चा होता है ना, जिसको मारते रहो मारते रहो मारते रहो, जब जीत पे अड़ जाएगा ना तो ना। तो वैसे ही जो है इस बैल का भी हुआ कि मारते मारते जो है वो थक गया, लेकिन दोनों जो है पांव नहीं उठाया कि हम लोग नहीं काम करेंगे। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए,
तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, क्योंकि मोती पहले से सनकी है। और जब भी जो है बैल वगैरह जब अड़ जाते हैं तो उसके नाक पे अगर वार किया जाए ना तो तुरंत जो है वो तैयार हो जाता है, गुस्सा उन लोगों का शांत हो जाता है, क्योंकि आदमी का गुस्सा कहाँ रहता है? नाक में ही रहता है। तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, सब लेके भाग जाते हैं। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, और गले में बहुत बड़ा बड़ा रस्सी बांध के रखा था, इसलिए इन लोग पकड़ में आ गया। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। अब हीरा जो है अपनी मौन भाषा में कहता है कि भागना जो है बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, क्योंकि नाक पे मार रहा था। अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। अब बैल का जन्म लिया है तो बैल तो मार खाते रहता है। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं, ठीक है, अभी इन लोग पकड़ में नहीं आया है, दोनों भाग ही रहा है। तो दोनों आदमी जो है वो क्या कर रहे हैं, साथ में दौड़े आ रहे हैं गया के साथ, और दोनों के हाथों में क्या है? लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। अब मोती जो सनकी है तो वो तो कह रहा है डायरेक्ट कि अभी इन लोगों को मजा दिखा देते हैं। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। तो फिर क्या कहता है वो, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं, ठीक है, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐड कर रह गया, अब उसका जितना भी गुस्सा था सब दिल में ही रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला, दोनों कुछ नहीं किया, क्योंकि हीरा समझदार था तो उसको समझा बुझा लिया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। अब दोनों को शांत जब देखा तो अपने मारपीट नहीं किया, वरना मारपीट करता तो मोती तो दे देता पूरा, आज तो तू गया बेटा आज। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, ठीक है। अब वो देखा, क्योंकि मोती तो गुस्से में था, हीरा शांत था, तो इसलिए जो समझ गए कि मोती जो है वो तो अगर कुछ किए तो दे देगा हमको, इसलिए उसका तेवर देख करके इन लोग समझ गया और उस वक्त मारपीट नहीं किया। यही उन लोग का समझदारी था। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, फिर से वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब इतने बड़े बैल हैं, एक एक रोटी में क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रेम से जो हम लोग को खिलाए, कहते हैं ना कि प्रेम से दिया गया भोजन और नफरत से दिया गया भोजन दोनों में अंतर होता है, क्योंकि प्रेम ही जो है आत्मा की संतुष्टि। अगर प्रेम से हमें कोई थोड़ा सा भी खाने के लिए दे ना तो हमारा मन जो है प्रसन्न हो जाता है। तो वही जो है इन लोग को जो है क्या मिला, हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। अब दोनों बात करने लगे कि यहाँ पे भी किसी सज्जन का, यानी कि किसी अच्छे व्यक्ति का वास है, कोई रह रहा है यहाँ पे अच्छा व्यक्ति। अब लड़की जो क्या थी, भैरव की थी, उसकी मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, एक प्रकार का लगाव हो गया था, अपनापन हो गया था। क्योंकि जिसके साथ उस तरह का अत्याचार किया जा रहा है वही दूसरे के साथ किए गए अत्याचार को समझ सकता है। जो शुरू से कष्ट झेलते आया है वही दूसरे का कष्ट समझ सकता है। अब जो शुरू से जो है राजमहल में रहा हो, वो झोपड़ी में रहने वाले का दुख दर्द समझ सकता है? कभी नहीं समझेगा। अब दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। अब दोनों से दिन भर काम लिया जाता है, खेतों में लगाया जाता है, डंडा भी खाता है और अड़ भी जाता है। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। अब प्रेम का इस प्रसाद का बरकत, यानी कि बरकत का मतलब लाभ, ठीक है, यह लाभ था कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी, मतलब ज्यादा नहीं खाता था, थोड़ा थोड़ा खाता था, लेकिन फिर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, कमजोर नहीं होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब दोनों की आंख में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, विद्रोह भरा हुआ है, लड़ाई का भावना भरा हुआ है। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा,
क्या करना चाहते हो? ठीक है, मोती जो है कह रहा है कि अब नहीं सहा जाता है। तो हीरा कहता है कि क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। ठीक है, अब तुम मार देगा किसी को, एक दो सींग मार के फेंक देगा, अगर वो मर गया तो बेचारी अनाथ हो जाएगी। माँ तो उसकी पहले से नहीं है, और तुम जो है उसके पिता को भी मार दोगे, फिर उसको कौन देखेगा? तो मालकिन को ना फेंक दूं, मालकिन को ही फेंक देता हूं। वही तो उस लड़की को मारती है। अब हीरा कह रहा है कि वही तो उस लड़की को मारती है जो सौतेली माँ उसकी। अब जो है हीरा कहता है कि लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि झूरी जो है अपने बैलों को कितना ज्यादा जो है समझा बुझा करके रखा है, सो कितना ज्यादा उसको शिक्षा दिया है कि औरत जात पर सिंग नहीं चलाना है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। अब मोती कह रहा है कि तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले? चलो रस्सी तोड़ के भाग चलते हैं। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? क्योंकि पिछली बार उन लोग जो रस्सी तोड़ करके गया था, अब उससे भी कई गुना मोटा जो है वहां रस्सी बांध दिया गया है। इसका एक उपाय है। अब मोती कहता है इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। क्योंकि रस्सी को जब हम लोग चबाना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा गीला हो जाता है, और गीला होते होते जो है वो जब उसको झटके के साथ तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। अब दोनों का जो है वो प्लान बन रहा है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे क्योंकि खूब ज्यादा मोटा रस्सी बांध दिया था। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, यानी उसको प्रेम कर रहे हैं। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। अब देखना, जब कुत्ता वगैरह भी जो है वो किसी से प्रेम करता है तो पूंछ हिला हिला करके करता है, उसी तरह से जो है यहाँ पे भी जो है उन लोग प्रेम कर रहा है तो दोनों का पूंछ जो है खड़ा हो गया। उसने उनके माथे सहलाया और बोली, खोले देती हूँ। ठीक है, अब लड़की बोल रही है कि तुम लोग का रस्सी मैं खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। और नाथ डालने से जो है क्या होता है कि गुस्सा आदमी का शांत हो जाता है। जैसे इंसान में भी ये चीज देखा जाता है कि किसी आदमी का बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है तो उसका नाक छेद दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि उसका गुस्सा जो है शांत हो जाता है। तो इसलिए जो है इनके नाकों में भी नाथ डालने की बात की जा रही थी। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब रस्सी यहां खोल दिया गया है लेकिन दोनों फिर भी चुपचाप खड़े थे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा से कह रहा है कि अब चलते क्यों नहीं? तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। अब इस लड़की पे आफत आ जाएगा तो उसको खोला कौन? सब इसी पर संदेह करेंगे, सब इसी पर शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, अचानक से जो है लड़की चिल्लाई। अब वो भी होशियार थी। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, हल्ला करने लगी ताकि इस पर भी कोई शक ना करे। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब दोनों बैल भाग कैसे रहा? खोल दी तब ना भाग रहा है। लेकिन अपने ऊपर ब्लेम नहीं आने देगी, बदनामी अपने ऊपर नहीं होने देगी। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया। अब गया जो क्या किया, पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। अब जब शोर मचाने लगा तो गांव के आदमी भी जो है कुछ लोग साथ में आ गए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। अब रास्ता उन लोग भूल गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे, यानी जिस पहचान वाले रास्ते से उन लोग आए थे, उसका यहां पता ना चला था। क्योंकि क्यों नहीं चला यहां पे पता? क्योंकि दोनों जो है भागे जा रहे थे। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, रास्ता भूल गए। तुम बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। ठीक है, मोती कह रहा है कि तुम तो बेकार भाग रहे थे, एकदम हड़बड़ हड़बड़ में भागे जा रहे थे। एक दो सिंग मार देता तो वहीं समझ में आ जाता उसको। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। अब हीरा जो है हर बार समझदारी का बात करता है।
कि अगर मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। जैसे कहते हैं ना कि ये काम करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? यानी कि वो तो पाप कर ही रहा है, हम क्यों पाप करें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, ठीक है, मटर का जो है पौधा लगा हुआ है, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। अब जो है देख लिया करते थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। अब खूब पेट भर खा लिया, अब दोनों को अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम लोग अब आज़ाद हैं। तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, पेट भर गया तो पूरा डकार उकार लेने लगा। फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी कि अब दोनों मस्ती करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। ठीक है, मोती देख लिया कि जो है खेल में क्या हो रहा है, अब झगड़ा होने लगा, क्योंकि हीरा को गुस्सा आ गया था, तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। ठीक है, अब मतलब जो है पूरा गुस्से में चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। अब बैल से ज्यादा ताकतवर जो सांड होता है। तो दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, ठीक है, अगल बगल देख रहा है कि इधर से हम भागे कि उधर से तुम भागेगा। सांड पूरा हाथी है, ठीक है, एकदम ताकतवर। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। ठीक है, अब नहीं लड़ेंगे तो भी जान जाएगा, और लड़ते हैं तो भी जान जाएगा। तो इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत। ठीक है, अब सांड जो होता है वो सच में भयंकर होता है। तो मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कोई उपाय तो निकालो, वरना ये सांड तो आज ले लेगा आज। तो हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड को भूला हुआ है। यानी कि सांड जो है वो अपने घमंड में चूर है। आरजू विनती ना सुनेगा। ठीक है, अब तुम इसके सामने कितना भी विनती करेगा, कितना भी इसको जो है समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सुनेगा नहीं। भाग क्यों ना चले। अब दोनों आपस में बातचीत कर लिया कि चलो भाग चलते हैं। लेकिन फिर भागना कायरता है। भागता कौन है? जो डरपोक होता है। तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है। अब मोती डायरेक्ट कह रहा है कि तुमको मरना मरो यहीं पे, हम तो चले। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। अब हीरा कह दिया कि अगर तुम भागेगा और कहीं तुम्ही को दौड़ा दिया तब क्या करेगा? हमको देख लिया कि हम यहाँ पे खड़े हैं और तुम उसको देख करके भाग रहा है, तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हुए आया और उसके बाद तुम क्या करेगा? इसलिए जल्दी से कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। अगर दोनों मिल करके जो है वो वार करेगा तो उसका ताकत तो थोड़ा कम हो जाएगा। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। ठीक है, मैं आगे से इसको मारता हूं, तुम पीछे से मारो। दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ से मार रहा है। तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। अब मारपीट करने के लिए क्या कर रहा है कि जब इसकी ओर झपटेगा तो तुम क्या करना, बगल से उसका पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था। अब जैसे होता है ना कि हम लोग के अंदर टैलेंट होता है, हुनर होता है कि एक काम को कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 2 2 काम 3 3 काम जो है नहीं कर सकते। तो उसी तरह से जो है वो सांड को भी जो है वो आदत था अकेले शत्रु से लड़ने का। अब यहाँ पे 2 2 शत्रु और दोनों जो है एक साथ मिल गए। एक को मारता तो पीछे से वार करता है, पीछे से मारता तो आगे से वार करता है। तो वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। मल्लयुद्ध का मतलब हो गया तुम्हारा अखाड़ा जो होता है उसमें जो युद्ध करता था, तो एक ही शत्रु से करता था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। अब हीरा पे झपट रहा है तो मोती उसको पीछे से दौड़ा रहा है। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। अब उस्ताद हम लोग उसी को कहते हैं जो पूरी तरह से टैलेंटेड हो, तो उसे वह अवसर ना देते थे। अब तुम किसी को मौका ही नहीं देगा ना कि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहां पे भी उन लोग यही कर रहा था कि इसको सांड को जो मौका ही नहीं देता था कि वो किसी पे वार करे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भोंक दिया।
सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, दौड़ते दौड़ते जो है गिर गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया कि जा, अब तुमको बकश देते हैं। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। अब दोनों तो जीत गया। अब जीत का नशा पता है कितना भयानक होता है सो। तो मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, उस सांड को जो है मार डाले। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए। ठीक है, अब हीरा जो है फिर समझदारी वाला बात कर रहा है और उसको धुतकारते हुए कहता है कि नहीं, गिरे हुए बैरी यानी कि गिरे हुए शत्रु पर जो है कभी भी सिंह नहीं चलाना चाहिए। ये भी सुना होगा कि निहत्थे शत्रु पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए, यानी जिसके पास किसी तरह का हथियार ना हो उस पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। जो पहले से हार गया उसको क्या मारने, मरे हुए को मारने से कुछ है फायदा। तो यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। मोती कहता है कि जो तुम कह रहा है ये सब ढोंग है, पाखंड है, अंधविश्वास है। शत्रु को ऐसा मारो कि फिर वो उठबे ना करे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे, क्योंकि लड़ते लड़ते इन लोगों को भूख लग गया। सामने का मटर खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। अब 2-4 खाया होगा तब तक 2 आदमी लाठी लेके दौड़ पड़ा, यानी एक मुसीबत जाती नहीं है दूसरा वेलकम कर देता है। जैसे मूवी हम लोग देखते हैं डबल धमाल, धमाल जो मूवी है, एक जा नहीं रहा दूसरा तुरंत आ जा रहा। और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। अब मेड़ किसको कहते हैं, तो खेत का जो हिस्सा होता है जिससे पता चलता है कि ये खेत उसका है, ये खेत उसका है। ठीक है, बीच में जो लाइनिंग सा रहता है। तो हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। सींचा हुआ यानी कि जो जुताई किया गया था, जिसमें पानी जो है डाला गया था, तो उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, क्योंकि मिट्टी गीला था तो सब खुर जो है यानी पैर उसका फंसने लगा। ना भाग सका, क्योंकि गीली मिट्टी में दौड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। अब हीरा क्या देखा कि दोस्त जो है मुसीबत में तो वो लौट आया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, और यही होता है सच्चा मित्रता कि अगर एक दोस्त जो है तुम्हारा मुश्किल में है, संकट में है, तो हमेशा उसका साथ देना चाहिए। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। और कांजी हाउस होता है जहाँ पे आवारा पशुओं को जो है कैद करके रखा जाता है, जिसका कोई मालिक ना हो, उनको जो है कैद करके वहाँ रखा जाता है। फिर बाद में उसका नीलामी वगैरह या फिर कोई दंड वगैरह लेकर के छोड़ दिया जाता है। तो दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया। अब ऐसा सबक उन लोगों को मिला कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। गया के यहाँ तो सूखा भूसा भी मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ का मालिक कैसा है, दिन भर भूखे रख दिया। तो इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब तारीफ करने लगा कि गया तो इससे भी अच्छा था, कम से कम सूखा भूसा तो देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था, किसी को खाना नहीं मिलता था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, जैसे लाश पड़ा होता है वैसे सब पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहते, मतलब नजर जो हमेशा वहीं रहता था कि कोई आए कोई आए, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। और मिट्टी जो होता है थोड़ा सा नमकीन होता है, तो उसको चाटना शुरू कर दिया। पर इससे क्या तृप्ति होती, इससे संतुष्टि होता? तो रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। अब रात में भी भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में जो विद्रोह का ज्वाला यानी कि लड़ाई करने का जो है ज्वाला जल उठा। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। ठीक है, अब
मोती डायरेक्ट कह दिया हमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर हीरा जो है वो ताकत दिखाता है, हाँ तुम इसी बूते पर अकड़ रहे थे, इतना ही ताकत था तुम्हारे अंदर, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अब दीवार कच्चा होने का मतलब हो गया कि वो मिट्टी का दीवार था, तो हीरा मजबूत था ही, अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिया, जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ का मतलब होता है जैसे हम लोग पलस्तरा वगैरह करते हैं, तो पलस्तरा करने के दौरान जो सीमेंट हम लोग लगा रहे हैं तो कभी कभी जो है वो फट करके जो है उचड़ जाता है, तो उसी तरह से मिट्टी का भी जो है लिपाई किया हुआ था और वो उखड़ गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, अब एक बार पे जो है मिट्टी का चिपड़ा जब उखड़ गया तब उसका हिम्मत बन गया कि अरे 2-4 बार और वार करेंगे तो दीवार तो जरूर गिर जाएगा। तो इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। अब वहां पे वो हाजिरी लेने आया कि कौन जानवर बदमाशी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए। अब जिस तरह से वो बदमाशी कर रहा था, हीरा दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो ये देख करके जो है वहां का चौकीदार उसको कितना डंडा मार भी दिया और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अब मोती उसको चिढ़ा रहा है कि बहुत होशियार बन रहा था ना, मार पड़ा, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। अब हीरा कह दिया कि जितना मेरे अंदर ताकत था उतना ताकत लगा करके हम तो इसको गिरा दिए, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। अब मोती कह रहा है कि ऐसा जोर मारने से क्या फायदा, तुम्हारा सारा मेहनत तो बेकार चल गया, तुम तो फिर से बंधन में पड़ गए। तो जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। अब हीरा भी हार नहीं मानने वाला है, कितना भी बंधन का ही नहीं पड़ जाए, कितना भी लोग हमको बांध क्यों ना दे, लेकिन हम तो जोर लगाएंगे ही, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। अब मोती बोला जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो हीरा कहता कोई परवाह नहीं, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, ठीक है, अगर दीवार खुद गिर जाता तो कितना सारा जान बच जाता। इतने भाई यहां बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूं। अब मोती भी तैयार हो गया, तो मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह से जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा, यानी किसी दुश्मन से लड़ रहा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई और उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। और दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यानी जितना भी जो है वहां पे अधमरा था, मुर्दे की तरह जो पड़ा हुआ था, सब जानवर जो है जाग उठा और सब तैयार हो गया। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। अब वहां पे 3 घोड़ी थी, वो तुरंत भाग गई। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, क्योंकि गधा गधा होता है। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। अब पकड़ लिया जाएगा उसका सोच रहा है, पहले भागो ना यहां से। तो हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब उसको डर लग रहा है इसीलिए बोल रहा है हम तो यहीं रहेंगे, इसीलिए उसको गधा का पर्याय दिया गया। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, ठीक है, आधा रात हो गया था लेकिन फिर भी इन लोग सोच रहा है। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? अब सच्चे मित्र का तो पहचान यही होता है कि अगर कोई मुसीबत में है तो उसका साथ नहीं छोड़ना है। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। अब हीरा उसको समझा रहा है कि तुम अगर यहां से नहीं भागेगा तुमको बहुत मार पड़ेगा और सब समझ जाएंगे कि ये तुम्हारा ही हरकत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। मोती पकड़ा गया था और हीरा जो है फिर वापस आया था, तो इसलिए वो बंधन में पड़ा, तो उसके लिए मुझे मार भी खानी पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई।
अब उसके वजह से जो है क्या हुआ, 9-10 प्राणी तो बाहर निकल गया, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। अब उन लोग निकलना नहीं चाहता था, लेकिन उसको सिंग मार मार के भेज दिया, जाओ यहां से भागो। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। अब सब तो परेशान हो गया होगा। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब मोती को जो है खूब मेहमान नवाजी किया गया, खूब सेवा सत्कार हुआ, उसके बाद उसको भी मोटा रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला, एक टुकड़ा भी नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, ठीक है। अब जैसे खाने का फोटो दिखा करके जैसे ललचाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे पानी दिखा करके ललचाया जा रहा था। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियां निकल आई थी। ठठरिया कहने का मतलब होता है हड्डियां। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। अब डुग्गी क्या होता है, तो वहां पे डमरू जैसे मदारी जैसे खेल दिखाता है, तो उसी तरह से डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। अब उन लोग दोनों का नीलामी हो रहा है, इसलिए जो है वहां पे उसको थोड़ा सा खाना पीना दिया जा रहा था। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, ठीक है। अचानक से एक दढ़ियल आदमी, पूरा दाढ़ी बढ़ा हुआ था, आंख एकदम लाल और मुद्रा अत्यंत कठोर, यानी देखने में बड़ा भयानक, और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा, ठीक है। कुल्हा क्या समझ में आता है? कुल्हा का मतलब उसका पिछवाड़ा, ठीक है, उसके पिछवाड़े में उंगली डाल रहा है और उंगली गोद करके मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अब दोनों का जो है दिल पूरा कांप उठा। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, और टटोल भी कहां से रहा है, पिछवाड़े से। इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ, अब कोई शक नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अब दोनों डरे डरे उसको देख रहे हैं, ठीक है। अब दोनों किसको देख रहा है, एक दूसरे को। हीरा जो है मोती को देख रहा है, मोती हीरा को देख रहा है, डर के मारे, और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, ठीक है। अब हीरा अब कहने लगा कि गया के घर से हम लोग बेकार भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। अब मोती कह रहा है अश्रद्धा, यानी अभी भी उसको भगवान पे विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आती। तो भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। एक बार तो बचा लिए भगवान लड़की के रूप में, लेकिन इस बार बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे कोई पता नहीं। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, ठीक है। उन लोग का कहना है कि इन लोग जो है इसको मार देगा। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। अब नीलामी हो गया, खरीदार खरीद लिया उसको। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, यानी कि पूरा शरीर का जितना भी मांस है सब कांप रहा था। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गया बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया, ठीक है। अब राह में क्या हुआ कि गाय बैलों का एक रेवड़, यानी कि उन्हीं के जैसा एक समूह था जो हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर करना यानी जो गाय बैल जो है वो खाने के बाद वापस उसी भोजन को जो है अच्छे से चबाता है, उसको कहते हैं लोग पागुर करना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी। अब इन लोग जो है अपने आप में बोल रहा है कि कितना स्वार्थी है इन लोग। आखिर हम लोग भी तो उन्हीं का जो है जात हैं, भाई बंधु हैं, लेकिन फिर भी उन लोग को फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे जो है इन लोग देख रहा है, और उसके बावजूद भी हम लोग को छुड़ाने का कोशिश नहीं कर रहा है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह, यानी कि रास्ता जो जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था।
वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। ठीक है, पूर मतलब होता है एक तरह का पानी निकालने का साधन जो पुराने समय में चलाया जाता था। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच यानी नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। यह जाने देगा। अब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हम तो घर चले, लेकिन हीरा कहता है यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूं। मोती कहा, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। जहां इन लोगों को बांधा जाता था पशुओं को, उसको कहते हैं थान। तो ये कहता है कि नहीं, दौड़ करके थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे, वहां से हम लोग भागेंगे ही नहीं। तो दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। और बछड़ा जो होता है वो दिखता होगा सबको कि किस तरह से जब नया रहता है तो कूदते हुए जाता है। तो उसी तरह से जो है इन लोग भी उसी तरह से क्रीड़ा करते हुए घर की ओर दौड़ा। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आता था। तो झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। धूप खाने का मतलब हो गया कि वो ठंड के दिनों में धूप ले रहा था, यानी सनलाइट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अब जैसे ही देखा कि अरे बैल आ रहे हैं, तुरंत जो है गया और बारी बारी से उसको गले लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। अब मवेशी खाना जहां पे पशुओं को रखा जाता था, तो मैं तो समझा हूं चुराए लिए आते हो। अब झूरी कह रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम इसको चुरा करके ला रहे हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। ठीक है, अब वो धमकी दे रहा है झूरी कि चुपके से चल जा, ये मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। अब झूरी धमकी पे धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम सीधे से नहीं गया तो जाकर के थाने में रपट कर दूंगा, रिपोर्ट लिखा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, फिर मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। ठीक है, गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। तो मोती कहता है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। अब हीरा कहता कि अगर कोई गोली मरवा दिया तो बोलता मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, यानी उत्सव सा। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब वो माथा क्यों चूमी होगी? तो उसको अपना गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो उसका माथा चूम रही थी। तो इस तरह से आपका ये कहानी खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।